नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि एनसीईआरटी विज्ञान है, वहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जो दोस्तों एनसीईआरटी विज्ञान है उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों विज्ञान में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट से पूछे गए हैं, जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी टॉपिकों को क्रम से पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी विज्ञान से दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें आपने पढ़ा ही होगा कि जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए उन चैप्टरों को दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे कि यदि आप दोस्तों यदि क्लास को ही पढ़ लेंगे तो आप जो है क्लास पढ़ने के बाद ही आपको पूरा चैप्टर, लगभग पूरा चैप्टर आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों पढ़ने वाले जो हैं एनिमेशन के माध्यम से पढ़ने वाले। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लास के जो नोट्स हैं उसको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो आप दोस्तों पढ़ पाएंगे कि यह जो पीडीएफ है, ये नोट्स हैं, पूरी किताब का निचोड़ मिलेगा आपके लिए, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इतनी डिटेल थोड़ी में पढ़ाएंगे आपके लिए, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट बनता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, इसी थ्योरी को आप पढ़ लेंगे, तो आपसे दोस्तों यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो लगभग सभी प्रश्नों को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ इस तरीके के नोट्स हैं। दोस्तों हम क्लास में समझते हैं कि किस तरीके से हमें जो है दोस्तों चैप्टर वाइज जो है एनसीईआरटी विज्ञान का जो सार है या कहें निचोड़ है वह पढ़ना है। एनसीईआरटी विज्ञान से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी चैप्टरों को डिटेल थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी की जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या टॉपिक हैं जिनसे दोस्तों पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, दोस्तों इस क्लास में हम इस तरीके से एनसीईआरटी साइंस है उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो पढ़ पा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की जो कोर्स का चैप्टर है, यह मैंने पिछली क्लास में आपके लिए पढ़ा दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से जो मैं अभी आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ से कई पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी दोस्तों कई प्रश्न पूछे गए हैं। जो एनसीईआरटी की जो रियल बुक है उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो आप पढ़ पा रहे हैं इस तरीके से भी मैंने एनिमेशन और पूरे कंप्लीटली नोट्स के हिसाब से भी मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपके लिए पढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी रिवीजन कर लेते हैं और आगे की क्लास जो है दोस्तों उसी तरीके से पढ़ाई जाएंगी। जैसा कि आप पीछे की जो क्लास है आपने पढ़ी है, इसका जो लिंक जो है दोस्तों, जो पहली क्लास है उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए क्लास को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि हम दोस्तों कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले दोस्तों मैंने कोशिका के बारे में लगभग डिटेल में आपके लिए पढ़ा दिया है। इन पॉइंट को हम यहाँ पर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग शब्दों का यूज करता है, जैसे कि पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? वही झिल्ली होती है जो मैंने पिछली क्लास में आपके लिए पढ़ाई थी। यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। पादपों में दो प्रकार की झिल्ली होती हैं, कौन कौन सी? एक कोश जो बाहरी जो झिल्ली होती है दोस्तों कौन सी होती है? कोशिका भित्ति होती है और अंदर वाली कोशिका झिल्ली होती है। जंतुओं में केवल यह कौन सी झिल्ली पाई जाती है? कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है बाहर। ये बाहर सबसे बाहर कौन सी पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। जबकि पादपों में जो सबसे बाहर होती है वह होती है कोशिका भित्ति। इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप समझेंगे कि कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है या संरचना है, जो विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है। अब विशिष्ट पारगम्य कला किसको कहते हैं? वही कोशिका झिल्ली जो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, उसे ही दोस्तों पारगम्य कला कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के शब्दों को आप जो है समझ सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर इस क्लास को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसको लगभग डिटेल में पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि यह पारगम्य जो कला होती है उस किसको कहा जाता है? उसी कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, और जिसमें प्राय स्वजनन की क्षमता होती है। तो दोस्तों कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है या नहीं? तो आप कहेंगे कि यस, कोशिका में स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। आगे आप समझेंगे कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है?
एक कोष्ठ या एक कमरा, छोटा कमरा जो होता है, क्योंकि जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता है उसी के तरह इसमें प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की जो है खोज करी थी। 1665 ईस्वी में कब करी थी दोस्तों? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी। किसकी करी थी? कोशिका की खोज करी थी। तो आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर कोशिका शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जबकि उन्होंने किसका प्रयोग किया था? उन्होंने प्रयोग किया था प्रकोष्ठ का या फिर एकक शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे आप समझेंगे कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सेल में क्या होता है? कोशिका, तो इसलिए सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर आप समझेंगे कि एक कोशिकीय स्वयं में ही संपूर्ण जीव हो सकता है। तो दोस्तों बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका उनमें पाई जाती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। इनमें दोस्तों एक ही कोशिका होती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। यहाँ से भी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है एक कोशिकीय जीव के बारे में। यह दोस्तों आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं दोस्तों, उनमें भी श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यह कहाँ से समझेंगे आप? यहीं पर समझेंगे। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन व उत्सर्जन, वृद्धि व प्रजनन भी करता है। तो इस प्रकार की जो भी क्रिया करता है वह श्रम विभाजन की क्षमता कहलाती है। ऐसे ही जो कार्य हैं दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों में, यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो आपको दोस्तों पता ही होगा, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में तो बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत से जो पदार्थ जो हैं पाए जाते हैं। यहाँ पर आप समझेंगे कि यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं। आगे आप समझेंगे कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं, विभिन्न ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे जंतु, पादप और कवक। इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखेंगे कि जंतु कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। पादपों में दोस्तों कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए बहुकोशिकीय जीव है। और दोस्तों कवक भी दोस्तों बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है। जबकि जीवाणु दोस्तों किस में आता है? मैंने अभी आपके लिए बताया था। कवक तो दोस्तों बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। यहाँ पर आप समझेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यदि आपने पिछली क्लास को पढ़ा है तो कि 1665 ईस्वी में किसने करी थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने बोतल की एक कॉर्क की पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे थे। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? जैसे मधुमक्खी के छत्ते में दोस्तों कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती हैं, तो वहाँ पर जो छत्ते में बनी होती हैं, इन्हीं संरचनाओं को दोस्तों उन्होंने कहा था कि ये प्रकोष्ठ हैं। क्या हैं? प्रकोष्ठ कहा था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्हीं कोष्ठ के आधार पर इन्हें क्या कहा था? प्रकोष्ठ कहा था। उन्होंने कोशिका को क्या कहा था? प्रकोष्ठ कहा था। कोष्ठ देखे, इन्हें दोस्तों कोसा नाम दिया था। सबसे पहले इन्हें कोसा क्या कहा गया था? कोसा। और एकक शब्द भी इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह तथा उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा था, यानी उन्होंने ये कहाँ पर बताया है? उनकी जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया में ये मिलता है। रॉबर्ट हुक ने कोसा भित्तियों के आधार पर कोसा शब्द का प्रयोग किया था। आगे आप समझेंगे कि वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन एवं स्वान ने कोश का सिद्धांत, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए पढ़ाया भी था,
कि कोश का जो सिद्धांत है, वनस्पति के जो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशावाद या कहें तो कोश का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जबकि 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने इसको आगे बढ़ाया था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सभी नई जो कोशिकाएं होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आगे पढ़ेंगे आप कि सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया था, या कहें तो कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया था। किसने कहा था केंद्रक के बारे में दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला जो पॉइंट आप समझेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। तो डुजार्डिंग ने क्या किया था? जीव द्रव्य की जो है खोज करी थी। जीव द्रव्य का मतलब प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका में दोस्तों जो भी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो जलीय पदार्थ भरा होता है वह जलीय पदार्थ यानी कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक को मिलाकर के यह जीव द्रव्य कहा जाता है। तो जीव द्रव्य की खोज दोस्तों किसने करी थी? पुरकंजी ने करी थी। पुरकंजी ने कब करी थी? 1839 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। अर्ध तरल, दानेदार और सजीव को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम उन्होंने दिया था। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वनस्पति वैज्ञानिक शिम्पर ने 1883 ईस्वी में पर्णहरित का नामकरण किया। पर्णहरित का मतलब क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने ही कहा था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि रुडोल्फ विर्चो ने दोस्तों 1855 ईस्वी में जो कोशा सिद्धांत था या कोश के जो सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाया था। जिस आगे आप समझेंगे, स्ट्रासबर्गन ने 1884 ईस्वी में बताया कि केंद्रक जो है, क्या कहा था उन्होंने कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। यह किसने कहा था दोस्तों? स्ट्रासबर्गन ने कहा था। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यहाँ पर दोस्तों आप जो है इस तरीके से इन पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। आपको पता ही है कि एक कोश के जीव में कौन कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, बैक्टीरिया और आदि जो इस तरीके के जीव हैं एक कोश के जीव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। पढ़ाई को, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से करते रहेंगे, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।